हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में मैकेनिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो पहले पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो होगी और इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा और इन दोनों ही वीडियोस में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके काम के हैं, जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बना देंगे कि एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो मैकेनिक्स से आता है आप उसे इजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बल आभासी बल है। ठीक है, उसमें अभिकेंद्र बल था, गुरुत्वीय बल था, सब चीजें थी। ठीक है, और उसमें एक साथ में था अपकेंद्र बल। तो आपको पता होगा कि अपकेंद्र बल एक आभासी बल है। ठीक है, जैसे किसी वृत्ताकार कक्षा में कोई चीज गति कर रही है, आपने इसको रस्सी से बांध रखा है, तो रस्सी की वजह से इसकी ओर अभिकेंद्र बल लग रहा है, अभिकेंद्र बल रस्सी की वजह से लग रहा है। ठीक है, लेकिन रस्सी के बाहर की ओर, ये जो बाहर की ओर बल लग रहा है उधर की ओर इस पिंड पर, ये होता है अपकेंद्र बल। ठीक है, ये अपकेंद्र बल इसे महसूस होता है इस पिंड को, और किस वजह से महसूस होता है? इस वृत्ताकार पथ में गति के कारण। इस पर कोई बल अलग से लगाया नहीं जा रहा है जिसको अपकेंद्र बल कहा जाए। ये इस अभिकेंद्र बल की वजह से एक आभासी बल उत्पन्न होता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अपकेंद्र बल ये एक आभासी बल होता है। ये पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे थे उन सब में ये हर एग्जामिनेशन में आया हुआ है, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस का हो, चाहे आईएएस का क्वेश्चन हो, हर जगह एक एक बार ये पूछा जा चुका है। अगला हम देखते हैं, दूर संचारी उपग्रह किस तरह का उपग्रह होता है। ठीक है, दूर संचारी उपग्रह एक होता है तुल्यकालिक उपग्रह, भूतुल्यकालिक। ठीक है, भूतुल्यकालिक का मतलब ये कि पृथ्वी जिस गति से घूम रही है ना, उसी गति से ये भी घूमता है। यानी इसका जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय होता है वो होता है 24 घंटे। एक चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर नहीं, एक चक्कर, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष ये स्थिर रहता है। अगर कोई चीज आपके स्पीड पे चल रही है तो आपको हमेशा स्थिर नजर आएगी। तो ये 24 घंटे इसका आवर्तकाल होता है, यानी ये पूरा का पूरा चक्कर, अपना एक चक्कर ये कितनी देर में लगाता है? 24 घंटे में लगाता है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी जो कक्षा होती है, जो सर्किल करता है ये पूरे के पूरे पाथ में, ये उपग्रह मैंने बना दिया कुछ अजीब सा। ठीक है, ये हमारी जो अर्थ का इक्वेटर है ना, इस इक्वेटर के पैरेलल इसका जो है वो होता है, पाथ होता है। जो सर्कुलर पाथ है वो इक्वेटर के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये होता है भूतुल्यकालिक उपग्रह। और हमारे जो दूर संचारी उपग्रह होते हैं वो भूतुल्यकालिक ही होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि भाई हमें दूर संचार की व्यवस्था अपने देश में करनी है, जिस जगह पे हम हैं उसी जगह के सापेक्ष करनी है, तो उसी जगह पर स्थिर होना चाहिए, उतनी ही ऊंचाई पर। दूर संचारी उपग्रह को हमारी पृथ्वी पर जितनी ऊंचाई पर हम रखते हैं उपग्रह को, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे या 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जहां पर भी रखते हैं, 400 किलोमीटर होती है नॉर्मली, वहां पर जहां पर भी हम रखते हैं इसको, 400 किलोमीटर नहीं होती है, कम होती है, 400 किलोमीटर आपका स्पेस स्टेशन होती है, इसकी दूरी कम होती है। मैं आपको बता दूंगा इसकी ऊंचाई कितनी होती है बाद में, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि दूर संचारी उपग्रह लगभग कितनी ऊंचाई पे रहता है। ठीक है, लेकिन इसका जो आवर्तकाल है, पृथ्वी अपनी ही कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाने का, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाने का जो समय है वो 24 घंटे है। ठीक है, और अपने जो आपका ये जो अर्थ होती है, अर्थ का जो इक्वेटर होता है, वो इक्वेटर जो सर्किल बना रहा होता है अर्थ के चारों ओर, उसी के परितः ये घूम रहा होता है, वैसा ही पाथ इसका होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, या उससे कम नहीं होता। अगला देखते हैं, अगला क्या था। एक क्वेश्चन आया था, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? जड़त्व का नियम सबसे पहले आप याद रखिएगा गैलीलियो ने दिया था। गलती से भी आप न्यूटन मत लिखाइएगा, गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, आकाश में पक्षी उड़ रहा है, उसमें किस तरह की ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है? क्या आप सोच के बता सकते हैं किस प्रकार की ऊर्जा है? सोचिए। इसमें होती है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि ये एक ऊंचाई पे उड़ रहा है। और गतिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि ये उड़ रहा है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में भी उड़ रहा है ऐसे, और पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर भी उड़ रहा है, इसलिए गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। अगला देखते हैं, पांचवा। न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा से किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन का पहला नियम किसका है? जड़त्व का नियम।
न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। और जड़त्व का नियम किस राशि को परिभाषित करता है? आपको अगर याद हो तो हमने बल की बात की थी, तो बल की परिभाषा देता है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम। जो जड़त्व का नियम है वो बल की परिभाषा देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक पिंड को, किसी भी चीज को, पिंड मतलब कोई भी चीज, और अर्थ से कुछ ऊंचाई पे पकड़ा हुआ है आपने इसको, मान लीजिए h ऊंचाई पे पकड़ा हुआ है, यहां से इसको गिराया जाता है तो इसमें क्या होगी? एक गतिज ऊर्जा होगी, होगी ही होगी, क्योंकि गति कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है। तो ये पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होगी? ऐसी चीज जो कि ऊंचाई से गिर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होगी? कब उसकी गतिज ऊर्जा को मैक्सिमम अटेन कर लेगा वो अपनी गतिज ऊर्जा को? ठीक है, तो उसमें कई ऑप्शन दिए गए थे। जो सही ऑप्शन था वो ये था कि जस्ट बिफोर इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ, जब ये अर्थ पे गिरने वाला होता है उससे ठीक पहले। अगर हम समय को सेकंड में माप रहे हैं, अगर हम समय को सेकंड में ले लें तो 1 सेकंड पहले, ठीक है। अगर हम माइक्रो सेकंड में ले लें तो 1 माइक्रो सेकंड पहले, यानी गिरने से ठीक पहले वाले समय में, ठीक पहले वाले क्षण में, उस क्षण को चाहे आप सेकंड में नापें, माइक्रो सेकंड में नापें, जिस भी राशि में आप समय को नापें, जिस भी यूनिट में आप समय को नापें, उसी यूनिट में जस्ट उसके 1 सेकंड पहले, 1 क्षण पहले उसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, यानी गिरने से ठीक पहले उसमें सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होगी। इसे आप याद रखिएगा। ये पुराना कहीं से आ गया है, कैसे हटा देते हैं, नीचे और भी होंगे, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट की गेंद है। क्रिकेट की गेंद आपको पता है कॉस्को की होती है। कॉस्को एक कंपनी का नाम है। कॉस्को की गेंद होती है जो हल्की होती है, और अरे सॉरी, क्रिकेट की गेंद आपकी लेदर की बॉल होती है जो भारी होती है, और जो आपकी टेनिस बॉल होती है वो कॉस्को की, जो आपने देखा होगा, उसकी बॉल होती है और वो हल्की होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्रिकेट की बॉल भी उतनी स्पीड से फेंकी गई जिस स्पीड से टेनिस की बॉल फेंकी गई, किसको रोकने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? ठीक है, किसे रोकने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? किसे रोकना कठिन, ठीक है, जिसमें ज्यादा बल लगाना पड़े वही कठिन होगा। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट की जो बॉल है उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसका जो संवेग होगा वो ज्यादा होगा, m/v, संवेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाने की क्षमता को ही संवेग कहते हैं। तो अगर इसका वजन ज्यादा है, m ज्यादा है, तो ये क्या करोगे आप? इसको जब रोकोगे तो जितना बल ये लगा रही है, जितने बल से ये आपकी ओर आ रही है गेंद, उतना ही बल आपको लगाना होगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, ठीक है। जितने बल से ये आपकी ओर आ रही है, जितने संवेग से आपकी ओर आ रही है, संवेग क्या है? संवेग की परिभाषा हमने पढ़ी थी। संवेग किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी दूसरी वस्तु में बल पैदा कर सकता है, किसी वस्तु पर बल लगा सकता है। किसी वस्तु पर कितना बल लगेगा वो उस वस्तु के संवेग पर निर्भर करता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कितना बल लगाएगी वो उसके संवेग पर निर्भर करता है, ठीक है। इसीलिए आपकी जो क्रिकेट की बॉल है उसका संवेग ज्यादा होगा, बिकॉज m उसका ज्यादा है, इसलिए संवेग ज्यादा हो जाएगा। अगर ये बल ज्यादा लगाएगा तो आपको भी इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार बल ज्यादा लगाना होगा, ठीक है। और टेनिस की बॉल हल्की है तो बल कम लगेगा क्योंकि m उसका छोटा है। m ऑफ टेनिस इज m ऑफ क्रिकेट, ठीक है, इसलिए ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा बल लगेगा क्रिकेट की बॉल को रोकने में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या था। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? ये हमने डिस्कस किया है एक बार। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक? स्पेलिंग, ठीक है। चिमटा कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। ये है आपका आलंब जहां पे ये टिका है, ये है आपका आयास, आप यहां से पकड़ते हो और यहां से बल लगाते हो बीच में कहीं, तो फोर्स यानी आयास। और वजन कहां होता है? जिस चीज को उठाना है वो यहां होता है, भार यहां होता है। तो अब जब आलंब आपका किनारे हो, बीच में बल लगा रहे हो और भार आपका इस तरफ हो, तो ये किस तरह का उत्तोलक होता है? ये हमने पढ़ी थी परिभाषा इसकी। ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। और आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, पिछले वीडियोस अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है ये, ठीक है।
इसलिए आप इसको याद रखिएगा, चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि मेरे वीडियोस को आप शॉर्ट कर लीजिए डेट वाइज, मतलब डेट वाइज शॉर्ट करके ही आप उन्हें देखिए, ताकि आप पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तक देखते जाएं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं लेक्चर की काउंटिंग डाल दूंगा। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे डाल दूंगा। बट अभी तक जो चल रहा है ना, मैकेनिक्स ही सबसे पहले शुरू किया था, तो अभी अगर आपको एक सीक्वेंस में देखना है तो आप मेरे वीडियोस को डेट वाइज सॉर्ट कर लीजिए, ताकि डेट के वाइज में ये आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, जितनी डेट कम होगी वो वीडियो उतना पहले आएगा, यानी वो वीडियो उतना ही पहले अपलोड किया गया था। ठीक है, तो आप उस तरीके से मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं डाली है लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, ये मेरी कमी रह गई। लेकिन हाँ, आप लोग इसको थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए अभी मेरे साथ, आगे चल करके मैं इसको सुधार दूंगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉक्स को जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं ऐसे झुके हुए तल पे, तो इसको खींचना आसान होता है। ठीक है, लेकिन इसको ऊपर उठाना मुश्किल होता है, सीधे अगर ऊपर उठाया जाए तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, बॉक्स अगर आप सीधे ऐसे खींच रहे हैं और सीधा खींच रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्यों है? मान लीजिए ये थीटा है एंगल, और ये वजन है आपका डब्ल्यू। ठीक है, भार जो है आपका डब्ल्यू है, ऊपर की ओर खींच रहे हो, लेकिन जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहां पर जो भार का कंपोनेंट होगा वो कितना रह जाएगा? डब्ल्यू कॉस थीटा रह जाएगा। डब्ल्यू कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, ये थीटा है, ये झुका हुआ तल है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगी एंगल की, वो कितनी होगी? कहीं पे 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच कहीं पर होगी। ठीक है, 60 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो ये जो वेट का कंपोनेंट है जो सीधा खींच रहे हो, ये वेट अगर 1 मान ले, तो जब इस थीटा एंगल पे आप इसको कॉस थीटा पे ले जाओगे, डब्ल्यू कॉस थीटा को, और उसकी वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू अगर 1 to 90 है, तो वो ऑब्वियसली डब्ल्यू कॉस थीटा की वैल्यू आपकी जो है डब्ल्यू से कम होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये जाकर के आप चेक कर लीजिएगा कॉस थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है। ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यू कहां से कहां तक होती है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डब्ल्यू कॉस थीटा अगर इस बीच में है तो ये हमेशा इससे कम क्यों होगा। तो वेट से ये कम होगा, तो यहां पर वेट का कंपोनेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए इसको खींचना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, इसका वजन कम हो जाता है, बेसिकली आभासी वजन कम हो जाता है, ये इसका आंसर था उसमें, आभासी द्रव्यमान। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है जी, वो अचानक 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा? 4 ऑप्शन दिए थे और सही ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करना था। पृथ्वी का अगर जी 0 हो गया तो सीधी सी बात है, पृथ्वी का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पृथ्वी का नहीं, वस्तु का भार m इंटू जी। जी अगर 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को 0 से तो 0 ही आएगी, तो भार आपका क्या हो जाएगा? वस्तु का भार 0 हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान भी 0 हो जाएगा? नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण होता है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ परिमाण होता है, ये नहीं बदलेगी। तो यहां पर क्या है? द्रव्यमान उतना ही रहेगा, भार इसका 0 हो जाएगा। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, तो कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक बार रिवीजन हो जाए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई। ठीक है, यहां पर कोई बंदा खड़ा था, इसने ऊपर फेंका किसी चीज को, ये चीज h हाइट तक गई और वापस आ गई इसके पास, पहले ऊपर गई और फिर वापस आ गई। यहां पर पूछा गया है दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दूरी कितनी होगी? h ऊपर गया, फिर h नीचे आया, तो कितना हो गया? 2h। दूरी तो उसने 2h की, बट विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि अपने पॉइंट से अगर कोई चीज किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंची है, ठीक है, तो दूरी से ये अलग होता है। मान लीजिए ये रहा 15 मीटर, ये रहा 16 मीटर, 6 मीटर, और ये रहा आपका
फिर से 6 मीटर। ठीक है, तो 15, 6 और 6 ये दूरी हो गई 15, 6, 21 और 1, 6, 27 मीटर दूरी हो गई। लेकिन जो विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचे हम, जो विस्थापन है वो सिर्फ इतना होगा। वो ऑब्वियसली 15 के बराबर भी नहीं मिलेगा आपको, वो कहीं 10 के अराउंड मिलेगा। तो ये होता है विस्थापन। ठीक है, अब हुआ क्या कि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे लौट के आ गए। ठीक है, जिस पॉइंट से चले थे उसी पे लौट के आ गए। तो अगर उसी पे लौट के आ गए तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो विस्थापन 0 होने की वजह से दूरी और विस्थापन का अनुपात अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? दूरी आ गई 2h, विस्थापन हो गया 0। किसी भी संख्या को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है। 8 बनाइए, एक लात मार दीजिए, ये गिर जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट इसका आंसर था अनंत। ठीक है, कई लोग इसको गलत करके आए थे, मैंने भी उस साल दिया था एग्जाम एक। अब देखते हैं पृथ्वी की गति का अनुभव हमें क्यों नहीं होता। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति का अनुभव क्यों नहीं होता। कहां पे गति? ये रहा सन, और सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और पता है इस पृथ्वी की, हमारी अर्थ की अपने कक्षा में, यानी अपने जो इसका सर्कुलर पाथ है, इसमें स्पीड पता है कितनी है? 4400 किलोमीटर पर आवर। लगभग इतनी गति है इसकी। जब ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो 1 घंटे में अगर ये दूरी यहां से यहां तय कर रहा है तो ये दूरी पता है, ये दूरी है 4400 किलोमीटर 1 घंटे में। तो इतनी गति है, लेकिन इसका हमें अनुभव क्यों नहीं होता? उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे और आपको पता है कि अनुभव क्यों नहीं होता। सीधा सा कारण है कि पृथ्वी के सापेक्ष हमारी गति शून्य है। पृथ्वी के सापेक्ष हमारी गति क्या है? शून्य है। इसीलिए हमें पृथ्वी की इस गति का अनुभव नहीं होता और हमें झटके नहीं लगते। लेकिन अचानक से किसी दिन इस गति में ना थोड़ा सा चेंज आ जाए, 4400 किलोमीटर से ये एक ड्रास्टिक चेंज ले ले, मान लीजिए 4400 से अचानक ये थोड़ी देर में 3300 पे लग जाए, तो जड़त्व के कारण क्या होगा? हमें झटका लगेगा, पूरी पृथ्वी को झटका लगेगा और इतने भूकंप आएंगे ना कि कुछ नहीं बचेगा। यहाँ सुनामियां उनामियां सब आ जाएंगी, सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब सपाट समतल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ठीक है, तो जिस तरह से ये चल रही है ना, जिस गति से, उसी गति से इसको चलते रहने देना चाहिए। अब भगवान से मनाइए ये ना बदले। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 13वां। पिछला मैंने 11 डाल दिया था, चलो उससे कोई मतलब नहीं, वो 12वां था। आज का देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। वायु ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का कौन सा फॉर्म विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही होती है? आपको पता है कि ये जो वायु ऊर्जा है ये बेसिकली हवा का इस्तेमाल करके बिजली जनरेट की जाती है। ठीक है, पवन चक्की से। तो पवन चक्की बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम पता है आपको? हमारे भारत में जो पवन चक्की बनाने वाली, पंचक्की बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी, उसका नाम पता है? एक बार पूछा गया था। उस कंपनी का नाम है सुजलान। सुजलान उस कंपनी का नाम है जो कि हमारे देश में पवन चक्की बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वायु ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में कौन सा फॉर्म विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? वायु जब चलती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? सिंपल सी बात है, गतिज ऊर्जा है। आपने अंदाजा लगा भी लिया होगा, गतिज ऊर्जा इसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसी को क्या कहते हैं? कल हमने पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा मैं, 6-7 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। और उसी के साथ हमारा जो ये मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स का हमारा लेक्चर, ये मैकेनिक्स का हमारा चैप्टर, इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको जरूर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और आप एग्जाम में जरूर अच्छा करके आएंगे आपने साइंस के पोर्शन में, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो लगे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए सो दैट आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, नमस्कार।